हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पावर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट 20 MCQs को करेंगे जो कि JB गुप्ता से लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में होंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो है डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे कि ESC गेट, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर्स द सुपर हीटर। सुपर हीटर कौन इंटर करता है? तो ये सुपर हीटर जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, बेसिकली उसके रिगार्डिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वेट स्टीम। वेट स्टीम इंटर करता है सुपर हीटर को। अभी होता क्या है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप एक थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि बॉयलर मेन कंपोनेंट होता है, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, और वहाँ से फिर सर्किट ब्रेकर्स होते हुए मेन पावर सप्लाई जाता है। तो एक एक करके बाकी सारी ऑक्सिलरी यूनिट्स को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है, जिसमें क्या होता है कि कोल स्टोर होता है। ठीक है, कोल कन्वेयर बेल्ट से या फिर बाकी और मीडियम से भी कोल लाया जाता है। कोल एसेंशियल क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बॉयलर में हम लोग कोल को बर्न करते हैं, उससे हमें स्टीम प्रोड्यूस होता है, उसी से टरबाइन रोटेट होता है। तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है। वहाँ से कोल हैंडलिंग प्लांट में आता है कोल। ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट क्या करता है कि कोल को पल्वराइज करता है। पल्वराइज यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है दोस्तों, उसका जो कंबशन क्वालिटी है वो इंक्रीज होता है, उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ती है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद जो कोल है, पल्वराइज कोल हो, उसको बॉयलर में बर्न किया जाता है। ठीक है, बॉयलर में क्या होता है, हॉट एयर की मदद से कोल को बर्न किया जाता है और ऊपर में उसमें वाटर का क्वांटिटी होती है, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो हॉट एयर कहाँ से आती है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बॉयलर में जो कोल बर्न होता है उसके बाद वो जाता है ऐश हैंडलिंग प्लांट में, जहाँ पर जो राख होती है उसको हैंडल किया जाता है, फिर फाइनली उसको ऐश स्टोरेज में डाला जाता है। ठीक है, अब अभी देखिए, बॉयलर जो है, बॉयलर के बाद बॉयलर को हॉट एयर, जैसे मैंने आपको कहा था कोल को बर्न करना, तो उसके लिए हॉट एयर चाहिए। जो हॉट एयर है वो हमारे पास एयर प्री हीटर से आता है। ठीक है, हॉट एयर जो हमारे पास एयर प्री हीटर से आता है। अब एयर प्री हीटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, एयर प्री हीटर यानी APR से आता है। ठीक है, एयर प्री हीटर क्या करता है, जो ड्राफ्ट फैन एक बाहर से लगा रहता है वो बाहर से एयर सक करता है और एयर प्री हीटर में एयर डालता है। और ये जो हॉट एयर है वो हॉट कैसे होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। बॉयलर को देता है, जैसे कि कोल बर्न होता है। ये है हमारा एयर प्रीहीटर काम। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए, बॉयलर में अगर कोल को हम लोगों ने बर्न किया तो फ्लू गैसेस निकलती है जो कि बहुत ही हॉट होती है। क्या होती है? बहुत ही हॉट होती है। ये होती है हमारी फ्लू गैसेस, इसको हम लोग फ्लू गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लू गैसेस होती है वो क्या करती है कि सुपर हीटर क्या होता है कि जो बॉयलर से जो हमारे पास स्टीम निकला उसको सुपर हीटर करता है। सुपर हीटर करने से क्या होता है कि उसमें जो स्टीम का क्वांटिटी है वो प्योर हो जाता है और उसमें वाटर का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेगलेक्ट हो जाता है। उतना उसमें मॉइस्चर का कोई कंटेंट नहीं होता और सुपर हीटेड स्टीम होता है। ठीक है, तो उस सुपर हीटर को हीट कौन करता है? वो करता है फ्लू गैसेस। ठीक है, फ्लू गैसेस हम लोग बॉयलर से जो निकलने वाले गैसेस है उसकी हीट को यूज़ करके हम लोग सुपर हीटर में वो जो हॉट स्टीम है उसको हम लोग सुपर स्टीम बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं, जिससे कि उसमें मॉइस्चर क्वांटिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए सुपर हीटर में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, फ्लू गैसेस को। कुछ फ्लू गैसेस को यूज़ करने के बाद सुपर हीटर में फिर वो एयर प्री हीटर में फ्लू गैसेस चला जाता है, वहाँ पर हम लोग उस हीट का यूज़ करते हैं। देखिए, हर एक स्टेज में हम लोग फ्लू गैसेस के हीट का यूज़ करके हम लोग उसकी थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तब वो एयर प्री हीटर में चला जाता है उस फ्लू गैस को। फाइनली जो फ्लू गैस बचता है वो ड्राफ्ट फैन के मदद से, यानी इंड्यूस्ड IDF फैन जिसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, उसकी मदद से चिमनी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लू गैसेस का यूज़ और एयर प्री हीटर और सुपर हीटर। ठीक है, इसके बीच में देखिए दोस्तों, एयर प्री हीटर और सुपर हीटर के बीच में एक आता है इकोनोमाइज़र। क्या है? उसको हम लोग ई से लिखते हैं। क्या आता है? इकोनोमाइज़र। या एयर प्री हीटर में फ्लू गैसेस जाने से पहले इकोनोमाइज़र में फ्लू गैसेस जाती है और उसके बाद इकोनोमाइज़र से वो एयर प्री हीटर में जाती है। ठीक है, अब जो इकोनोमाइज़र होता है वो क्या करता है, इकोनोमाइज़र हमारे पास हॉट वाटर डालता है और इकोनोमाइज़र में जो वाटर आता है वो रीसर्कुलेट होकर आता है। वो कहाँ से आता है? फीड वाटर हीटर से आता है। कहाँ से आता है? फीड वाटर हीटर से। ये कैसे होता है देखिए बताता हूँ। देखिए, सुपर हीटर से जो स्टीम निकलता है वो वाल्व में जाता है, जिसे V वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब उस वाल्व से वो टरबाइन में जाता है। टरबाइन में क्या होता है? हाई प्रेशर और हमारा प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। जनरली 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 104 बार पे या 218 बार पे
ये रहता है टरबाइन में, ठीक है, स्टीम। अब ये जो टरबाइन का जो आउटपुट है वो सडनली उसमें प्रेशर रिलीज होता है और वो कंडेंस होता है, ठीक है। कंडेंस होकर कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्या होता है कि रिवर से हम लोग वाटर लेते हैं और कंडेंसर में हम लोग ब्लो करते हैं, जिससे कि हॉट स्टीम जो है वो कूल हो जाता है, ठीक है। फिर वो वापस उस हॉट वाटर को हम लोग उसमें रिलीज़ कर देते हैं। कंडेंसर का जो एक पोर्शन है जिसमें कि कंडेंसेंट एक्सट्रैक्शन पंप होता है, कंडेंसेंट एक्सट्रैक्शन पंप यानी CEP बोलते हैं उसको। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से कंडेंसर के थ्रू फीड वाटर जाता है, ठीक है। फीड वाटर पंप होता है, यहाँ पर एक पंप होता है, फीड वाटर पंप बोलते हैं, ठीक है। उस फीड वाटर पंप से वो फीड वाटर हीटर जो है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और यही फीड वाटर हीटर इकोनोमाइज़र में जाता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है, फ्लू गैसेस का जो रेसिडुअल गैसेस है उसको यूज़ करके उस वाटर को हीट करके बॉयलर को देता है। उसको देने से क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी है बढ़ जाती है, ठीक है, यानी लॉसेस कम हो जाता है, ठीक। आइए इस डायग्राम को एक बार और क्लियरली देखते हैं, ठीक है। फिर से सबसे पहला हम लोग कोल्ड स्टोरेज प्लांट को भी हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं करते स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट के चलते, हम लोग डायरेक्ट कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में आते हैं। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट क्या करता है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट से कोल लेके उसको पल्वराइज करता है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होती है और उसका कंबशन क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। फिर वो जाता है यहाँ पर बॉयलर में, ठीक है। अभी बॉयलर में जाता है, बॉयलर से जो कंबशन हुआ होता है वो ऐश जो बनता है ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाता है, ठीक है। उसके बाद इस बॉयलर से कहाँ जाता है, स्टीम सुपर हीटर में, ठीक है। बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकलती है सुपर हीटर में जो है स्टीम को सुपर हीट करती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टीम कहाँ पर जाता है, वाल्व में जाता है, जो वाल्व डायरेक्शन देता है टरबाइन को कब कब ओपन होना है कब क्लोज होना है, ठीक है। टरबाइन उसको इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये फाइनली टरबाइन में जाती है, ठीक। अभी हमने क्या देखा था कि जो कंडेंसेशन से यहाँ से जो कंडेंस होकर कंडेंसर में जाती है स्टीम, वो रिवर के थ्रू वाटर्स में आके इनलेट और आउटलेट होकर उसको ठंड करता है। फिर बाद में जो स्टीम बचती है वो उसको फीड वाटर पंप के थ्रू और कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू फीड वाटर हीटर में डालता है। फीड वाटर हीटर उसका टेम्परेचर को रेज करता है और इस जो वाटर है, जो फीड वाटर हीटर का जो वाटर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र में क्या होता है कि जो फ्लू गैसेज जो सुपर हीटर से निकलती है उसका यूज़ इकोनोमाइज़र में किया जाता है और ये जो वाटर आती है फीड वाटर हीटर से उसको फर्दर हीट करके बॉयलर में डालता है, ठीक है। उसके बाद इकोनोमाइज़र से जो फ्लू गैसेस बचती है वो कहाँ जाती है, एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और उस एयर को हीट करता है फ्लू गैसेस की मदद से, ठीक है। और फिर वो बॉयलर में डालता है एयर कंबशन के लिए, कोल के कंबशन के लिए जो हमारे पास हॉट एयर रिक्वायरमेंट होता है वो फ्लू गैसेस के थ्रू हीट होता है आता है। फिर यहाँ से वो वापस से चिमनी में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। टरबाइन से जो हमारा है वो क्या कनेक्टर रहता है, अल्टरनेटर कनेक्टर रहता है और उसके साथ एक्साइटर कनेक्टर रहता है। आपको पता है सिंक्रोनस जनरेटर में आपने पढ़ा था एक्साइटर होता है फील्ड को एक्साइट करने के लिए। उस अल्टरनेटर्स के साथ वो बस बार से कनेक्टेड रहता है और फिर वो फाइनली ग्रिड को कनेक्ट हो जाता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे थर्मल पावर प्लांट का। तो इसका मतलब इसको क्वेश्चन को क्या पूछा गया था उस वगैरह एक बार और विजिट करते हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर सुपर हीटर। तो सुपर हीटर में क्या इंटर करता है, तो वेट स्टीम इंटर करता है जिसको फ्लू गैसेस की मदद से वेट स्टीम को सुपर हीट किया जाता है, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल जीरो होता है। मॉइस्चर कंटेंट जीरो होने का क्या एडवांटेज है दोस्तों कि टरबाइन में जो हमारे जो ब्लेड्स है उसमें कॉरोजन नहीं होता है, ठीक है। और सुपर हीटेड होने से हाई टेम्परेचर क्या होता है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज, सुपर हीटेड स्टीम ऑलवेज क्या होता है, तो एट ए प्रेशर लोअर देन द मैक्सिमम साइक्लिक प्रेशर, ठीक है। क्या होता है देखिए, जो प्रेशर होता है सुपर हीटेड स्टीम का वो मैक्सिमम साइक्लिक प्रेशर, तो मैक्सिमम साइक्लिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर प्रेशर। बॉयलर प्रेशर से ऑलवेज कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि देखिए बॉयलर में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन देखिए वो सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन से जो निकलता है टरबाइन में यूज़ होता है तो वहाँ पर कुछ उसमें जो प्रेशर है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज जो है बॉयलर प्रेशर से कम होगा ये प्रेशर, ठीक है, ठीक। तो टरबाइंस में पाइप्स में ये सब में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये लोअर देन द मैक्सिमम साइक्लिक प्रेशर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इज सुपर हीटेड इन ऑर्डर टू, स्टीम को सुपर हीट क्यों किया जाता है, तो देखिए इंप्रूव रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी, बिल्कुल सही। देखिए सुपर हीटेड स्टीम जो है वो क्या करता है, एवरेज टेम्परेचर जो हीट एडिशन का है उसको बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है, सेम हीट इनपुट के लिए हमें ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है। दूसरा बात कि अगर सुपर हीटेड स्टीम में कोई मॉइस्चर नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि कोरोजन नहीं होता है, तो कोरोजन नहीं होने से वियर एंड टियर कम होता है और एफिशिएंसी वैसे भी लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। तो रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिड्यूस इनिशियल कंडेंसेशन लॉसेस, बिल्कुल सही, इनिशियल कंडेंसेशन लॉस को भी रिड्यूस करता है। अवॉइड टू हाई टेम्परेचर इन लास्ट स्टेज ऑफ टरबाइन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्टीम इज सुपर हीटेड टू द हाइस्ट इकोनॉमिकल टेम्परेचर इन ऑर्डर टू, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? तो देखिए, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीम फॉर गिवन आउटपुट ऑफ एनर्जी ओइंग टू इट्स हाई इंटरनल एनर्जी, रिड्यूस द टर्बाइन साइज, टर्बाइन साइज का रिड्यूस होता है क्योंकि हाई इंटरनल एनर्जी होता है तो कम टर्बाइन के साइज में भी वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। रिड्यूस द मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ स्टीम ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी एज सुपर हीटेड स्टीम इज ड्राई सो टर्बाइन ब्लेड्स रिमेन ड्राई। टर्बाइन ब्लेड जो है ड्राई होता है, जिसके बारे में हमने देखा था। तो देखिए, पहला क्या होता है कि सुपर हीटेड होने से क्या होता है कि उसका जो टर्बाइन ब्लेड्स के बीच में फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाता है, तो उसका एफिशिएंसी तो वैसे भी बढ़ जाती है। दूसरी बात है, ड्राई रहने से कोरोजन कम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अवॉइड कोरोजन एंड पिटिंग द टर्बाइन ब्लेड्स ओकरिंग ओइंग टू स्टीम ड्राइनेस, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी कम करता है, जिससे क्या होता है, टर्बाइन की स्पीड जो वो मेंटेन कर पाता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। दूसरी बात है, इंटरनली हीट ज़्यादा होने के चलते उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और तीसरी है कोरोजन जो है, कोरोजन नहीं होने के कारण वियर एंड टियर कम होता है और लॉन्ग टर्म में भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर प्री हीटर इन ए स्टीम पावर प्लांट। एयर प्री हीटर स्टीम पावर प्लांट में क्या है? तो वो क्या करती है? तो रिकवर्स द हीट फ्रॉम फ्लू गैसेज लिविंग द इकोनोमाइजर, बिल्कुल सही। एयर प्री हीटर करती है ये, इंप्रूव्स कंबशन रेट, बिल्कुल सही। तो एयर प्री हीटर क्या करती है? एयर को प्री हीट करती है, जिससे कि बॉयलर में जो यूज़ होने वाला हॉट एयर जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। रेजेज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गैसेस, बिल्कुल सही। तो डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चार ऑप्शन सही है। तो आइए एक बार और हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका ड्राइंग को। देखिए, हमने आपको मैं याद करा दूंगा, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ तो आपको ये फ्लो डायग्राम याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? कोल हैंडलिंग प्लांट, जैसे कि पल्वराइज्ड कोल बॉयलर को जाएगा। ये है हमारा बॉयलर। ठीक, बॉयलर से जो कोल बर्न होगा वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाएगा, क्योंकि उसके ऐश निकलेगा, उसको हैंडल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, बॉयलर में क्या होता है, हम कंबशन करते हैं कोल का और वाटर को हीट करते हैं। तो जो कंबशन करने कोल कंबशन से जो फ्लू गैसेस निकलती है उसका अपना हीट होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। वो जो फ्लू गैसेस निकलती है उसको हम लोग सुपर हीटर में यूज़ करते हैं। ये जो बॉयलर से जो आउटपुट स्टीम निकला वो सुपर हीटर में जाता है। यहाँ तक में कुछ मॉइस्चर होता है, सुपर हीटर के बाद मॉइस्चर खत्म हो जाता है। किसके हेल्प से हम लोग करते हैं? फ्लू गैसेस की हेल्प की तरह से के हेल्प से हम लोग उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लू गैसेस है, जो बची फ्लू गैसेस है उसका यूज़ हम लोग इकोनोमाइजर में करते हैं। इकोनोमाइजर क्या होता है? बेसिकली इकोनोमाइजर होता है जहाँ से वाटर इनपुट आती है कंडेंसेशन के बाद। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये इकोनोमाइजर फिर बॉयलर में हॉट वाटर डालता है, इससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। इकोनोमाइजर के बाद जो फ्लू गैसेस होता है वो कहाँ जाती है? एयर प्री हीटर में, जिसका जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से ड्राफ्ट फैन के थ्रू एयर लिया जाता है और एयर प्री हीटर में डाला जाता है, जिसमें फ्लू गैसेस जो इकोनोमाइजर के बाद बचती है वो उसे हीट करती है। उससे जो हॉट एयर है वो बॉयलर के कंबशन, कोल के कंबशन में जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई फ्लू गैसेस होती है उसको हम लोग चिमनी से डायरेक्ट आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सुपर हीटर स्टीम के बाद ये वाल्व में आता है। वाल्व क्या होता है? टरबाइन कमांड देता है कब वाल्व क्लोज करना लोड के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो टरबाइन आता है, टरबाइन से जो स्टीम आउटपुट निकलता है, जो जिसका प्रेशर सडनली लो हो जाता है, वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या करता है? उसको वाटर कंडेंस करता है। उसका जो कुछ पार्ट है वो कंडेंसेट वाटर एक्सट्रैक्शन पंप, यानी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप CEP के थ्रू वो फीड वाटर पंप में जाता है। फीड वाटर पंप से वो फिर फीड वाटर हीटर में जाता है, इसको स्लाइटली हीट करता है और वो जो आउटपुट है वो फिर इकोनोमाइजर में जाता है, एयर का आउटपुट, उसको वो हीट करके बॉयलर में डालता है। ठीक है, तो इस तरह का इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एयर प्री हीटर इन स्टीम पावर प्लांट क्या करता है? तो एयर प्री तीनों काम करता है। हीट रिकवर करता है फ्लू गैसेस लिविंग द इकोनोमाइजर, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था। इंप्रूव कंबशन रेट, बिल्कुल सही। रेज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस गैस, बिल्कुल सही। तो डी, तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडेंसर्स इन द थर्मल पावर प्लांट आर फॉर कंडेंसिंग। क्या कंडेंस करने के लिए होता है? तो कंडेंस करने के लिए होता है स्टीम टू वाटर। ठीक है, जो टरबाइन से आउटपुट आता है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट कंडेंसेस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम, कहाँ से? टरबाइन से, क्योंकि टरबाइन में हायर प्रेशर होता है। मैंने आपको बताया था कि 280 बार का प्रेशर होता है और 540 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ये जो सडनली प्रेशर रिलीज होता है जो हम लोग कंडेंसर में आता है, तो प्रेशर ड्रॉप होने के चलते कंडेंसेशन होने लगता है। कंडेंसेशन से वो वाटर में कन्वर्ट होता है। जनरली हम लोग जो कोल्ड वाटर रिवर या किसी पॉन्ड से लेते हैं और हॉट वाटर उसी में कहीं सूटेबल प्लेस पर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये टरबाइन है। ठीक, स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टीम पावर प्लांट वाटर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पसेस इन, वाटर यूज़ किया जाता है कूलिंग पर्पसेस के लिए, किस में यूज़ किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है कंडेंसर में। ठीक है, कूलिंग पर्पस के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है कंडेंसर में। क्या होता है? कंडेंसर ऐसे होता है दोस्तों, उसका एक इनलेट पे हम लोग रिवर से इनलेट लेते हैं
वाटर लेते हैं पंप के थ्रू और आउटपुट जो हम लोग रिवर के किसी पॉइंट पर डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो और कूलिंग से ये कूल होता है, ठीक है। जो स्टीम आता है उसका वो कूल होता है। उसमें भी अलग अलग तरह के कंडेंसेसर होते हैं दोस्तों। एक में होता है कि पाइप्ड कंडेंसेसर, इसमें होता है कि जो स्टीम है वो पाइप के थ्रू जाता है और वाटर इसमें जो भरा जाता है वो कूल हो जाता है। एक इस तरह से हो सकता है जिसमें कि जो वाटर कूल वाटर है वो उस स्टीम इस पाइप में रहता है और जो हॉट स्टीम होता है वो इसके बॉडी के चारों ओर होता है, उससे फिर उसको कूल किया जाता है। तो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं कंडेंसर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टीम टर्बाइन साइकिल द लोएस्ट प्रेशर ओकर्स इन। लोएस्ट प्रेशर कहाँ पर ओकर होता है? तो वो होता है कंडेंसर में, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर होता है, मैंने आपको बताया 218 बार का प्रेशर होता है और फिर वो लो हो जाता है सडनली। तो जो लोएस्ट प्रेशर कहाँ ओकर होता है? कंडेंसर में ओकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कंडेंसर बैक प्रेशर विल लीड टू। तो क्या होता है? लॉसेज हो जाएगा। बैक प्रेशर से क्या होता है? लॉसेज हो जाता है। क्यों होता है? कि देखिए अगर हम लोग कंडेंसर का बैक प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ने से तो टरबाइन का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, ठीक है। टरबाइन का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है और थर्मल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो हम लोग कंडेंसर का बैक प्रेशर को हम लोग कभी भी बढ़ाते नहीं, तो उससे लॉस होता है हमें और एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक। जनरली जो थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो 25% टू 35% होती है। कंडेंसर के में जो हीट लॉस होता है उसके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट द स्टीम प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। किस पार्ट में होता है? तो वो होता है कंडेंसर में, ठीक है। लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। तो सडनली रिलीज प्रेशर, यानी कि यहाँ अगर 218 बार से प्रेशर अगर 1 बार से भी कम हो जाए तो सडनली प्रेशर में ड्रॉप के चलते कंडेंसेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ ए कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट इज टू। तो कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है? तो वो होता है कंडेंस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम इनटू वाटर टू बी यूज्ड बॉयलर बाय फीड वाटर। तो बॉयलर फीड वाटर जो हमने डायग्राम से देखा था उसको यूज़ करते हैं। रिसीव द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन, बिल्कुल सही। मेंटेन प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर सो दैट मैक्सिमम हीट एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टीम। मैक्सिमम हीट एनर्जी निकलता है स्टीम से, इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है 25% टू 35% होती है, क्योंकि जो आउटपुट एनर्जी होता है वो ही स्टीम के तौर पर लॉस हो जाता है, मतलब वो कंडेंसेशन से लॉस हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवापोरेशन टाइप ऑफ कंडेंसेसर हैज़। इवापोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसेसर है, क्या होता है? तो स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाय वाटर। तो आइए इसके बारे में हम लोग इवापोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसेसर, जो टाइप ऑफ कंडेंसेसर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसा होता है डायग्राम की मदद से, ठीक है। देखिए इवापोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसेसर में क्या होता है दोस्तों, देखिए हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि वाटर नोजल्स होता है, इस तरह के छोटे छोटे वाटर नोजल्स होते हैं, ठीक है, ठीक। वाटर नोजल्स का मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा। इसमें एक इनपुट आता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, जो कि स्टीम इनपुट होता है, हॉट स्टीम इनपुट, और ये आउटपुट होता है आउटलेट, ठीक है। अभी होता है क्या इसमें, उसमें ऊपर में फैंस लगे होते हैं, ड्राफ्ट फैंस लगे होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। होते क्या है, देखिए ये हमारे जो पाइप है इसमें हॉट स्टीम आता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग एयर डालते हैं, 2 ओपनिंग बनाते हैं, यहाँ से एयर डालते हैं, कूल एयर, ठीक है। और हमारा जो कंडेंसेशन होने के बाद, जो हॉट एयर का कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पर हम लोग वाटर स्प्रे करते हैं। वाटर स्प्रे किसके थ्रू करते हैं? ये क्लोज लूप साइकिल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पंप लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रहता है ड्रेन कनेक्शन, यानी कि ड्रेन वाटर, यानी कि इसको कूल करने के बाद जो वाटर यहाँ पर डिपॉजिट हुआ उसी को हम लोग रीसर्कुलेट करते हैं और वाटर नोजल में डालते हैं। वाटर यहाँ पर स्प्रे होता है और जो स्टीम, जो हॉट स्टीम है उसको वो ठंडा कर देता है, ठीक है। तो ठंडा करने से, और साथ ही साथ हम लोग उसमें एयर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ठंडा करने से जो वाटर जो यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है नीचे में, उसको रीसर्कुलेट किया जाता है एक पंप के थ्रू और वापस इस नोजल्स में डाल दिया जाता है। और ये जो नोजल्स है फिर से इस पाइप में जो हॉट स्टीम आ रहा है फिर से उसको कूल करता है। तो इस तरह से एक क्लोज फीडबैक साइकिल होता है। यहाँ पर ड्राफ्ट फैन लग रहते हैं जो कि वाटर वेपर को बाहर की ओर एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, वाटर वेपर को बाहर की ओर एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है, ये जो अभी हमने देखा है वो हमने देखा इवेपोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसेसर का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाय वाटर। स्टीम इन पाइप रहता है, सराउंडेड बाय वाटर रहता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था यहाँ पर, इस जिसमें जो ये इस तरह से पाइप रहता है उसके चारों तरफ वाटर होता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए जेट टाइप कंडेंसेसर। जेट टाइप कंडेंसेसर में क्या होता है? जेट टाइप कंडेंसेसर होता है दोस्तों, वो अलग टाइप का कंडेंसेसर होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टीम एंड कूलिंग वाटर दोनों मिक्स होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जेट टाइप ऑफ कंडेंसेसर में क्या होता है कि हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है, एग्जॉस्ट स्टीम वो इंटर करती है एक वाल्व टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पर एक इनपुट होता है इसका, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक।
इसमें एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड ट्रेस, परफोरेटेड ट्रेस, जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कूलिंग वाटर का यहाँ पर स्प्रे होता है, कूलिंग वाटर यहाँ आता है और यहाँ पर उसको स्प्रे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट स्टीम है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर कूलिंग वाटर का स्प्रे होता है, तो ये दोनों मिक्स करके यहाँ पर ट्रे में वाटर को एकोमुलेट करते हैं, ठीक है। अभी जो कूलिंग वाटर है वो कूलिंग वाटर कहाँ से आता है, देखिए ये जो इनपुट है, ये जो यहाँ पर एक कूलिंग टावर होता है, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पर जो है हमारा कूलिंग वाटर होता है, ये जो कूलिंग वाटर का जो एक ट्रे होता है उसका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट जो है वो हॉट बकेट में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, हॉट बकेट में जाता है। यहाँ पर एक वाटर का ये रहता है और इसका जो आउटपुट है वो एक पंप के थ्रू आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप बोलते हैं। वो जो है एक बकेट में, इस सेम बकेट में यहाँ पर भी वाटर डालता है और यहाँ पर रहता है हमारा, ठीक है, कंडेंसेट पंप से यहाँ पर रहता है हॉट वाटर। क्या होता है यहाँ पर, हॉट वाटर, ठीक है। अब ये हॉट वाटर जो है वो कहाँ जाती है, फिर बॉयलर में जाती है। तो ये इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या होता है, एग्जॉस्ट जो वाटर आता है, जो कूलिंग वाटर जो यहाँ पर आता है, कूलिंग वाटर से ये मिक्स करके ये कंडेंस होके यहाँ आती है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है, जो कंडेंस होकर जो आउटपुट है वो यहाँ पर आती है और फिर वहाँ से यहाँ पर बॉयलर में इसको पंप आउट कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसमें स्टीम और वाटर दोनों आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स दोनों होता है जेट टाइप कंडेंसर में। आपको बेसिकली यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए शेल एंड ट्यूब सरफेस कंडेंसर, सेल और ट्यूब का सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग वाटर पासिस थ्रू ट्यूब्स एंड स्टीम सराउंड देम। देखिए तो जो हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो अलग अदर टाइप ऑफ कंडेंसेटर था उससे ये बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि एवापोरेटेड टाइप ऑफ कंडेंसेटर हमने पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि जो ट्यूब्स है उसमें हॉट स्टीम होता है और जो वाटर होता है उसके चारों ओर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ट्यूब्स में कूलिंग वाटर जाता है और जो हम लोग स्टीम को हम लोग एक बकेट में डालते हैं, ठीक है, हॉट स्टीम को। तो ये कूलिंग वाटर जो है इसको कूल करते हैं सरफेस को, ठीक है। और जो कंडेंसेशन होकर वो नीचे आता है, फिर वापस से वो रिसाइकिल होता है। तो सेल एंड ट्यूब सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग वाटर पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड स्टीम सराउंड्स देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसेटर, रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसेटर में क्या होता है, देयर आर टू पंप्स टू रिमूव एयर एंड कंडेंसेट। एयर को रिमूव करने के लिए भी एक पंप होता है और कंडेंसेट के लिए भी एक पंप होता है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के लिए पंप होता है और एयर को रिमूव करने के लिए एक पंप होता है, ठीक है। तो उसको रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सरफेस कंडेंसर ऑन रिमूवल ऑफ एयर, एयर को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर इज रिड्यूस। ऑब्वियसली है, एयर को हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो उसमें जो बना हुआ प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर इज रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ द बॉयलर फीड पंप इज टू, बॉयलर फीड पंप का पर्पस क्या होता है, तो होता है पंप वाटर इनटू बॉयलर। जैसे हमने बॉयलर फीड पंप को देखा था कि बॉयलर फीड पंप जो है होता है वो जो वाटर आता है इकोनोमाइजर के थ्रू उसको वो बॉयलर में डालता है, तो बॉयलर फीड पंप उसको बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है, बॉयलर फीड पंप बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एयर पंप्स इन ए कंडेंसर इज टू, तो एयर पंप का फंक्शन क्या होता है, तो जो हमारा एयर पंप का फंक्शन होता है वो क्या होता है, एयर लीकेज कंडेंसेशन में नहीं होना चाहिए और वैक्यूम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कि अगर आउटसाइड एयर आया कंडेंसर में तो एयर लीकेज होने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका वैक्यूम को मेंटेन अगर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंसेशन की इफिशिएंसी रहे, तो उसके लिए एयर पंप दिया जाता है, तो एयर लीकिंग को वो रोकता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट एयर पंप इज टू रिमूव, वेट एयर पंप क्या करता है, तो वेट एयर पंप क्या करता है, बोथ एयर एंड कंडेंसेट दोनों को रिमूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।